Good evening, everybody, and welcome to Creatrix channel, my dear friends. We are live here with another session of Power Systems. तो बच्चों वापस आ गए हैं आपके लिए पावर सिस्टम लेकर के, और आज से एक नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं। सर क्या टॉपिक लेकर के आने वाले हो? तो बेटा टॉपिक लेकर के आने वाले हैं वोल्टेज कंट्रोल। वोल्टेज कंट्रोल, तो वोल्टेज कंट्रोल ना एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर मैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं तो भी काफी इंपॉर्टेंट है, और कंसेप्चुअली बात करूं तो भी ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और काफी अच्छा, आप काफी अच्छे लेवल पे आज इसको बेटा सीखने वाले हो। और जैसा नाम लिखा है ना, आज आपको बेसिक्स बताने वाला हूं। आज आपको ना बेसिक एकदम रूट लेवल पे बताने वाला हूं। रिएक्टिव पावर, कंपेंसेशन, ये सारी चीजें एकदम बेसिक लेवल पे करेंगे। और नेक्स्ट लेक्चर ऑनवर्ड्स यानी कि मंडे से इन चीजों को एडवांस लेवल ले चलेंगे, ठीक है। तो आज लेकिन आप लोग काफी कुछ ऐसा सीखने वाले हो जो कि जेनेरिक चीजें हैं, लेकिन दे आर वेरी 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 रेलिवेंट, ठीक है। तो बेटा सबसे पहले लाइक बटन हिट कर देना, सब लोग अटेंडेंस मार्क कर देना, और इस चैनल पे लाल बटन दबा देना सब्सक्राइब का, और बेल आइकन दबा देना, ठीक है। बेल आइकन दबा देना ताकि नोटिफिकेशन आते रहे। तो इस चीज में कतराना मत यार, ये चीज तो भर भर के किया करो, भर भर के लाइक और शेयर किया करो, क्योंकि आप लोग जब शेयर करते हो ना, तब हमारा जो इनिशिएटिव है, तब हमारा जो रेवोल्यूशन है बेटा, उसको आगे बढ़ाते हैं, ठीक है। वो तब आगे बढ़ता है बेटा जब आप कंट्रीब्यूट करते हो। एक तरफ से पता मैं कितनी भी ताकत लगा लूंगा ना, इट वोंट गो अहेड। ये अहेड तब जाएगा, ये आगे तब जाएगा बेटा जब हम सब मिलके ना एक साथ होके इसे आगे बढ़ाएंगे, तब देखना ये कितनी दूर जाता है। चलो, so let me first introduce myself before we start. My name is Ankit Goyal. I got a year one twice in GATE in 2014 and 2018. I was awarded the President of India Gold Medal in the year 2013 when I graduated from IIT Indore. Till date, I have trained more than 1 lakh students in the online and the offline classes, and presently working as a director at an academy for GATE department. But मेरे भाई ये सब reasons मोटिवेट होने के लिए काफी नहीं है। ये सब रीजन इस रेवोल्यूशन को चलाने के लिए काफी नहीं है। रीजन जो मेन है, द मेन रीजन बिहाइंड इज व्हाट इज द इंटेंट। आपके और मेरे बीच फीलिंग क्या है, हमारा इंटेंशन क्या है। तो बेटा हमारा इंटेंशन है कि हमें जो है ना गेट में इस बार आग लगा देनी है, ठीक है। गेट में हमें इस बार आग लगा देनी है, और इतना बेहतर परफॉर्मेंस देना है ना, इतना बेहतरीन डिलीवर करना है कि हमारे माँ बाप, हमारे रिलेटिव्स, हमारे फ्रेंड्स, सब लोग हम पे प्राउड फील करें। ऐसा इस बार रिजल्ट हमें लेकर के आना है, और उस फीलिंग के साथ इस रेवोल्यूशन को हम लोग दिन प्रतिदिन आगे बढ़ाते जा रहे हैं। अब देखो मेरे भाई, अगर मेरा कंटेंट पसंद आता है और मुझसे और चीजें पढ़ना चाहते हो, तो भाई सबसे पहले आप लोग ये URL पे जाना, tinyurl.com/ankit इस URL पे जाओगे ना बेटा, तो आपको क्या मिलेगा, मेरी सारी अब तक की जो स्पेशल क्लास हुई हैं, या बेटा जो आगे होने वाली हैं, पावर सिस्टम, नेटवर्क, मशीन, ये सब चीजें आपको मिलेंगी यहीं पर एक जगह, ठीक है। और आप लोगों के लिए सबसे बड़ी खुशखबरी, कल से मैं UPPSC AE के लिए क्वेश्चन प्रैक्टिस कराने वाला हूं बेटा, और नेटवर्क से शुरू कर रहा हूं। तो डेली दोपहर 12:30 बजे मैं आपको UPPSC की तैयारी कराऊंगा, और वो आपको यहां पे मिलेंगे लिंक्स कहां मिलेंगे सर? अपकमिंग स्पेशल क्लासेस में बेटा, अपकमिंग स्पेशल क्लासेस में आपको लिंक्स मिल जाएंगे। तो इन लिंक्स को जरूर विजिट करना, और एक एक क्लास अटेंड करना, एकदम फास्ट ट्रैक हो जाओगे प्रॉब्लम सॉल्विंग में, एकदम तेज हो जाओगे। इसके अलावा मेरे भाई देखो, अगर प्लस पे आते हो तो क्या बेनिफिट्स मिलते हैं? सारे टॉप एजुकेटर्स की लाइव क्लास, वीकली क्विज, टेस्ट सीरीज, प्रैक्टिस क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, क्रैश कोर्स, रैंक इंप्रूवमेंट बैच, डाउट क्लियरिंग, बेटा इतना कुछ एक सिंगल प्लेटफॉर्म पे मिलता है। दैट इज प्लस। तो इसमें सारे इंडिया के टॉप एजुकेटर्स बेटा एक जगह आके आपको पढ़ाते हैं, ठीक है। आपके सारे डाउट्स भी आंसर करते हैं, आपको मटेरियल भी प्रोवाइड करते हैं, टेस्ट भी लेते हैं। और पता है मैं तो पर्सनली हर संडे टेस्ट लेता हूं बच्चों का, हर संडे बच्चों का टेस्ट लिया जाता है। एंड दैट इज द बेस्ट पार्ट अबाउट अन अकेडमी, कि सीखते सीखते खुद को इवैल्यूएट भी करते चलो। सिर्फ ये नहीं है कि सर पढ़े जा रहे हैं, लास्ट में आगे क्वेश्चन ही नहीं बने, नहीं बेटा। आपको पहले दिन से ऐसा ट्रेन किया जाएगा कि आप लोग टाइमर के साथ क्वेश्चन सॉल्व कर पाओ।
इसके अलावा देखो आइकॉनिक पे जाते हो तो क्या होता है, आइकॉनिक बेटा आपको प्लस वाले सारे बेनिफिट देता है एंड साइड बाय साइड देता है आपको एक पर्सनल कोच, एक पर्सनल कोच। अब ये पर्सनल कोच क्या करता है, ये बेटा आपकी सारी क्वेरीज आंसर करता है कि कैसे तैयारी करनी है, कब करनी है, क्यों करनी है। तो सब चीजें आपको लगातार मोटिवेटेड रखता है, आपको लगातार बेटा मोटिवेटेड रखता है ताकि आप लोग बेहतर से बेहतर परफॉर्म करते जाओ। इसके अलावा बनवाता है आपका स्टडी प्लानर, स्टडी प्लानर कि भाई कैसे तैयारी करनी है, क्या टाइम मैनेजमेंट, क्या शेड्यूल होगा। स्टडी मटेरियल, थ्योरी और क्वेश्चन बैंक का स्टडी मटेरियल, टेस्ट एनालिसिस, ठीक है, आपको अलग से टेस्ट का एनालिसिस करके बताएगा, और स्टडी बूस्टर, आपको हर 2 हफ्ते में एक सेशन लगा के आपको स्टडी बूस्ट करवाएगा। अब देखो अनअकैडमी पे आना है तो अनअकैडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड कर लेना, और जो सब्सक्रिप्शन लेना हो, सिर्फ गेट ईएससी का नहीं, कोई भी लेते हो तो उसमें आप ये कोड लगा सकते हो अंकित ईएससी। इस कोड से आपको इमीडिएट बेटा 10% ऑफ मिल जाएगा ओवर एंड अबव व्हाटएवर अनअकैडमी गिव्स। अनअकैडमी आपको जो भी प्राइस ऑफर करेगा ना उसके ऊपर 10% आपको मिल जाएगा यूजिंग द कोड अंकित ईएससी। किसी में भी लगा सकते हो, गेट, ईएससी, यूपीएससी, हर जगह लगा सकते हो, ठीक है। चलो लेट अस स्टार्ट गाइस, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो बेटा सबसे पहले बात करते हैं वोल्टेज कंट्रोल क्या होता है। देखो क्या होता है, कभी कभी किसी बस पे हो सकता है रेटेड से कम वोल्टेज हो, किसी बस पे हो सकता है रेटेड से ज्यादा वोल्टेज हो, रेटेड से ज्यादा वोल्टेज हो। तो बेटा रेटेड से कम या ज्यादा वोल्टेज होने पे हम कोशिश ये करते हैं कि वोल्टेज रेटेड के आसपास आ जाए, वोल्टेज बेटा रेटेड के आसपास आ जाए। हम लोग हमेशा ये कोशिश करते हैं कि जैसे रेटेड वैल्यू है मान लो 200 वोल्ट, तो 200 के अराउंड ही रहनी चाहिए, ऐसा ना हो जाए कि 150 हो गई या उधर 250 पहुंच गई। अगर इतना वोल्टेज में फ्लक्चुएशन आएगा तो बेटा जो डिवाइसेस हम चला रहे हैं वो बिल्कुल भी नहीं चला पाएंगे, वो बिल्कुल भी नहीं चला पाएंगे। समझ रहे हो? साउंड प्रॉब्लम कैसे आ रहा है आज सबको? अब बताओ बच्चों, अब सही है? अब सही आ रहा है? चलो वेरी गुड। तो बेटा जो भी डिवाइसेस हैं उन्हें सेफली तभी ऑपरेट किया जा सकता है जब आपकी जो डिवाइसेस है ना उनको वोल्टेज वही मिले जो रेटेड है। तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग एक टॉलरेंस लेवल सेट करते हैं कि 5% फ्लक्चुएशन चलेगा, 5% से ज्यादा फ्लक्चुएशन बर्दाश्त नहीं हो पाएगा। तो इसीलिए +5% यानी रेटेड से 5% ज्यादा या रेटेड से 5% कम, इतना वोल्टेज का फ्लक्चुएशन वी कैन टॉलरेट बट नॉट मोर देन दैट। अब अगर कोई मेरे से ये पूछे कि सर रेटेड के ऊपर जा कैसे सकती है वोल्टेज, तो बेटा 2 कारण हो सकते हैं। या तो आपने लोड लगा दिया है लीडिंग, है ना, लीडिंग लोड यानी कैपेसिटिव लोड लगाओगे तो यू नो दैट वोल्टेज रेगुलेशन इज नेगेटिव, है ना, यानी कि रिसीविंग एंड का वोल्टेज सेंडिंग से ज्यादा हो सकता है। दूसरा रीजन बेटा मैं आपको पढ़ा चुका हूं, फेरेंटी इफेक्ट। आपने खुद ये देखा था फेरेंटी इफेक्ट में क्या हुआ था, नो लोड पे रिसीविंग एंड की वोल्टेज सेंडिंग से ज्यादा थी। तो ये 2 कंडीशन ऐसी होती हैं जहां पे आपको रेटेड से ज्यादा वोल्टेज मिल जाती है, और रेटेड से कम कब मिलेगी? ज्यादातर बेटा ज्यादातर रेटेड से कम ही मिलेगी। सर क्यों कम मिलेगी? क्योंकि बेटा ज्यादातर लोड लैगिंग होते हैं और लैगिंग लोड्स के लिए वोल्टेज घटती है, वोल्टेज बढ़ती नहीं है बल्कि वोल्टेज घटती है, ठीक है, वोल्टेज घटती है। अब विक्रम कुमार का क्वेश्चन है सर वोल्टेज को कंट्रोल कर रहे हैं, करंट क्यों नहीं? बेटा करंट लोड डिसाइड करता है, करंट लोड डिसाइड करता है। मान लो अब मेरे घर में मुझे ये डिजिटल बोर्ड चलाना है, कैमरा चलाना है, लाइट्स चलानी है, तो इस अनुसार मेरे घर पे करंट आएगा। समझ रहे हो? ऐसा नहीं होगा बिजली ऑफिस वाले ये बोल दें कि बेटा लो भाई अंकित गोयल जी आप 100 एम्पियर करंट रखो, अब जो करना है कर लो, बच जाए तो रख लेना, बच जाए तो जेब में रख लेना। ऐसा तो नहीं हो सकता ना, करंट जेब में रखोगे तो क्या होगा? उड़ जाओगे, तुम ही उड़ जाओगे। तो बेटा ऐसा पॉसिबल नहीं है। अगर आप 50 एम्पियर का लोड लगाओगे तो 50 आएगा, 100 का लगाओगे 100 आएगा, तो जितना लोड लगाओगे वो आएगा।
वोल्टेज हमेशा सोर्स से बनती है, करंट हमेशा लोड से बनता है। तो करंट पे हमारा काबू नहीं है, हमारा काबू किस पे है? वोल्टेज पे। तो वही कंट्रोल कर लेते हैं ना, क्या दिक्कत क्या है, वही कंट्रोल कर लो। ठीक है, चल समझ आया वोल्टेज कंट्रोल का नीड क्या है? वोल्टेज कंट्रोल का नीड क्लियर हुआ सब लोगों को? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलो अब देखो, दो तरीके होते हैं वोल्टेज कंट्रोल करने के। पहला होता है इंटरनल वोल्टेज कंट्रोल। अब इंटरनल वोल्टेज कंट्रोल क्या होता है? देखो, जनरेटर के अंदर ना एक सिस्टम होता है जिसे कहते हैं ऑटोमेटिक वोल्टेज रेगुलेटर, AVR। AVR। अब बेटा ये सिस्टम क्या करता है? देखो, ये सिस्टम ना जनरेटर की आउटपुट वोल्टेज को मॉनिटर करते रहता है। ये देखता रहता है बेटा उसके टर्मिनल पे कितना वोल्टेज आ रहा है। अगर इसे लगा कि भैया कुछ तो गड़बड़ है, वोल्टेज तो डाउन जा रहा है, तो ये क्या करेगा? जो जनरेटर की फील्ड वाइंडिंग है ना, जो रोटर पे है, ये उसका करंट इंक्रीज कर देगा। ये उसका करंट इंक्रीज कर देगा। अगर बेटा ये करंट इंक्रीज हुआ तो फ्लक्स बढ़ेगा, EMF बढ़ेगा, वोल्टेज अपने आप बढ़ जाएगा। वोल्टेज अपने आप बढ़ जाएगा। समझ में आ रही है बात? तो वोल्टेज जब कम होगा तो ये फील्ड करंट को बढ़ा देगा, और बेटा जब वोल्टेज ज्यादा होगा तो ये फील्ड करंट को घटा देगा। यानी AVR एक जनरेटर के अंदर का सिस्टम है जो जनरेटर की टर्मिनल वोल्टेज को कंट्रोल करता है बाय कंट्रोलिंग द फील्ड करंट। बाय कंट्रोलिंग द फील्ड करंट। ये चमका सब लोगों को? ये चमका के नहीं चमका? बढ़िया से जल्दी बताओ। ये क्लियर हो गया ना सबको कि कैसे AVR वोल्टेज को कंट्रोल करता है, कैसे AVR वोल्टेज को कंट्रोल करता है। लेकिन मेरे भाई देखो, एक प्रैक्टिकल पावर सिस्टम अगर मैं बना दूं तुम्हारे लिए, मान लो ये एक जनरेटर है, यहां से देखो मान लो ये भी बस कनेक्टेड है और ये भी बस कनेक्टेड है। तो अगर बेटा जनरेटर की वोल्टेज बदल दी तो उससे जुड़ी सारी बसेस, उससे जुड़ी बेटा सारी बसेस की वोल्टेज बदल जाएगी। अब हो सकता है गलती एक बस की हो, यानी ऐसा हो सकता है किसी एक बस का वोल्टेज रेटेड से ऊपर या नीचे हो, रेटेड से ऊपर या नीचे हो, ऐसा हो सकता है बेटा। लेकिन उस चक्कर में सजा सबको क्यों मिले? ठीक है, उस चक्कर में सजा सबको क्यों मिले? तो बेटा इसीलिए ये मेथड रिकमेंडेड नहीं है। ये मेथड बेटा रिकमेंडेड नहीं है। बात मेरी क्लियर हुई? बात मेरी क्लियर हुई? ठीक है हरेंद्र मेरे भाई, वेरिएबल रेजिस्टेंस लगा सकते हो फील्ड वाइंडिंग पे करंट कंट्रोल करने के लिए, या फिर इसके अलावा आपका जो डीसी एक्साइटर है आप उससे भी चेंज कर सकते हो फील्ड वाइंडिंग का वोल्टेज और फील्ड वाइंडिंग का करंट। क्या होता है ना, एक डीसी जनरेटर या डीसी एक्साइटर की मदद से फील्ड वाइंडिंग एक्साइट की जाती है। ठीक है, बहुत सारे रास्ते, पोटेंशियल डिवाइडर है इजीएस्ट तरीका। ठीक है, तो बेटा यहां पे देखो, अगर जनरेटर वोल्टेज, ये जनरेटर वोल्टेज चेंज हुई तो इससे जुड़ी सभी बसेस की वोल्टेज चेंज होगी। समझ में आया? अगर इससे जुड़ी सभी बसेस की वोल्टेज चेंज होगी बेटा, तो एक बस की गलती से ऐसा हो सकता है बाकी बसेस की वोल्टेज पहले तो लिमिट में थी, अब उल्टा इफेक्ट हो गया कि वो लिमिट के बाहर चली गई। सोच करके देखो ना, मान लो लिमिट में थी, आपने जनरेटर की वोल्टेज बढ़ा दी, मान लो V1 कम था, V2 नॉर्मल था। V1 कम था तो V1 तो बढ़ गया, लेकिन जब V2 बढ़ा तो V2 नॉर्मल से छोड़ो लिमिट के बाहर चला गया, लिमिट के बाहर चला गया। अब ये तो गड़बड़ हो गई ना, एक बस की वोल्टेज सुधारने के चक्कर में दूसरी बस की वोल्टेज बिगड़ गई। तो बेटा ये चीज बिल्कुल भी टॉलरेबल नहीं है। इस वजह से इंटरनल वोल्टेज कंट्रोल इज नॉट अ प्रेफर्ड मेथड। तो फिर सर क्या प्रेफर करें? बेटा प्रेफर किया जाता है एक्सटर्नल वोल्टेज कंट्रोल। सर ये एक्सटर्नल वोल्टेज कंट्रोल क्या है? बेटा इस मेथड के अंदर आप किसी बस पे जिस पे आपको वोल्टेज कंट्रोल करना है उस पे कुछ ऐसा इक्विपमेंट लगाओ जैसे कैपेसिटर, इंडक्टर, और सिर्फ उस बस की वोल्टेज को कंट्रोल करो। यानी जनरेटर को कंट्रोल मत करो मेरे भाई, जनरेटर को कंट्रोल मेरे भाई मत करो,
लेकिन आप कंट्रोल किसे करो, जिस बस पे वोल्टेज कंट्रोल करना है उसी पे कॉम्पेंसेटिंग डिवाइस कनेक्ट की जाए, उसी पे बेटा कॉम्पेंसेटिंग डिवाइस कनेक्ट करो, दैट इज एक्सटर्नल वोल्टेज कंट्रोल। इसके अंदर क्या होता है ना, बहुत सारी डिवाइसेस आ जाती हैं अपनी, देखो जो हम आगे पढ़ेंगे, शंट कैपेसिटर, शंट रिएक्टर, ठीक है, ये सब डिवाइसेस हम आगे पढ़ेंगे, दे ऑल आर इंक्लूडेड, सीरीज कैपेसिटर और फिर डायनामिक वोल्टेज कंट्रोल यानी सिंक्रोनस मोटर, ये सब चीजें बेटा आ जाती हैं, सब चीजें आ जाती हैं आपकी इन केस ऑफ रिएक्टिव पावर कॉम्पेंसेशन। रिएक्टिव पावर कॉम्पेंसेशन, तो रिएक्टिव पावर कॉम्पेंसेशन क्यों करते हैं बेटा, देखो उसका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या होता है कि जो वोल्टेज का मैग्नीट्यूड है ना बेटा, वो रिएक्टिव पावर पे डिपेंडेंट है। वोल्टेज का जो मैग्नीट्यूड है मॉड वी, वो किस पे डिपेंड करता है, क्यू पे। तो अगर बेटा आपने क्यू को कंट्रोल कर लिया तो आप वोल्टेज का मैग्नीट्यूड भी कंट्रोल कर जाओगे, एंड दैट इज द बेस्ट थिंग अबाउट दिस एक्सटर्नल वोल्टेज कंट्रोल। तो अब मेरा ऑब्जेक्टिव चेंज हो गया, अब मेरा ऑब्जेक्टिव वोल्टेज कंट्रोल नहीं है, मैं समझ गया, वोल्टेज को इनडायरेक्टली कंट्रोल किया जाएगा, किससे किया जाएगा, रिएक्टिव पावर से। तो अगर मैंने रिएक्टिव पावर को कंट्रोल कर लिया तो आई कैन कंट्रोल द वोल्टेज। अब देखो मैं कुछ एपरेटस आप लोगों के लिए लेकर के आया हूं, कुछ एपरेटस मैंने यहां पे लिखे हैं, और मुझे ये जानना है क्या ये रिएक्टिव पावर एब्जॉर्ब करते हैं, क्या ये रिएक्टिव पावर देते हैं, या ये ना ही देते हैं ना ही लेते हैं। भैया हमें कोई लेन देन नहीं है, ना तुम हमें रिएक्टिव पावर दो ना तुम हमसे लो, हम लोग खुश हैं। ऐसे भी इक्विपमेंट होते हैं, ठीक है। चलें शुरू करें, बताओगे। सिंक्रोनस जनरेटर, बताओ सिंक्रोनस जनरेटर ये रिएक्टिव पावर लेता है, देता है, या ना लेता है ना देता है, क्या होता है सिंक्रोनस जनरेटर में, क्या होता है, तीनों में से कौन सा केस है बताओ। देखो सिंक्रोनस जनरेटर की खासियत है तीनों हो सकते हैं, तीनों हो सकते हैं बेटा, एक भी नहीं तीनों हो सकते हैं। अगर देखो अंडर एक्साइटेड है यानी फ्लक्स कम है, अगर फ्लक्स कम है तो ये पावर लेगा, ओवर एक्साइटेड है यानी फ्लक्स ज्यादा है तो बेटा ये पावर देगा, और ना ही फ्लक्स कम है ना ही ज्यादा है तो ना ये लेगा ना ये देगा, दैट इज नॉर्मली एक्साइटेड। समझे, यही तो बेटा बेस्ट पार्ट है सिंक्रोनस जनरेटर का, कि आप डिसाइड करते हो कितनी रिएक्टिव पावर चाहिए बाय कंट्रोलिंग द एक्साइटेशन। और अगर इस चीज पे और क्लैरिटी चाहिए बेटा तो सिंक्रोनस मशीन देखो, मेरा सिंक्रोनस मशीन वाला पार्ट देखो, नहीं तो अभी जो क्रैश कोर्स चल रहा है सैटरडे संडे उसमें देखना, ठीक है। लेकिन इसके लिए आपको सिंक्रोनस पढ़ना पड़ेगा, ये पावर सिस्टम का पार्ट नहीं है। इंडक्शन जनरेटर, अब इसका बता दो भाई। इंडक्शन जनरेटर बहुत बढ़िया, ये लेता है, ये ना देता है ना ही जीरो होता है। इंडक्शन जनरेटर में फील्ड वाइंडिंग होती ही नहीं है, जब फील्ड वाइंडिंग बेटा होती नहीं है तो फ्लक्स बनाने के लिए उसे रिएक्टिव पावर लेनी पड़ती है, फ्लक्स बनाने के लिए रिएक्टिव पावर लेनी पड़ती है, तभी फ्लक्स बनता है। और मेरे भाई एक चीज बताओ, आज बच्चे तो काफी आए हैं लेक्चर में, लेकिन लाइक कहां है बेटा, लाइक क्यों नहीं कर रहे हो मुझे बताओ। आपको मैंने बता रखा है ना अटेंडेंस मार्क करनी कंपलसरी है, अटेंडेंस मार्क करनी बेटा कंपलसरी है, तो लाइक हो जाना चाहिए यार, लाइक तुरंत दबा दिया करो, लाइक में संकोच मत करो। ट्रांसफॉर्मर में बेटा इंडक्टेंस होती है तो इट एब्जॉर्ब्स, ट्रांसफॉर्मर के अंदर इंडक्टेंस होती है तो इट एब्जॉर्ब्स। ट्रांसमिशन लाइन ये बताओ ये लेती है या देती है, तो बेटा इसमें डिपेंड करता है, ये लेती है when loading is greater than SIL, जो कि जनरली होता भी है, ये देती है when loading is less than SIL। याद है मैंने करवाया था एक क्वेश्चन भी कि लाइन का नेचर कैपेसिटिव हो जाता है अगर लोडिंग लेस देन SIL होती है, यानी वो देने लगती है, और जब लोडिंग इक्वल टू SIL होती है तब लाइन हमारी रेजिस्टिव बिहेव करती है,
लोडिंग इक्वल टू SIL में मैंने कराया था ना यूनिटी पावर फैक्टर, यूनिटी पावर फैक्टर कराया था। अब सिंक्रोनस मोटर पे आ जाओ। सिंक्रोनस मोटर, इसका खेलना जनरेटर जैसा ही होता है, सेम जनरेटर वाला होता है। अंडर एक्साइटेड माने फ्लक्स कम है तो लेगी, ओवर एक्साइटेड माने फ्लक्स ज्यादा है तो देगी, और नॉर्मली एक्साइटेड माने ना कम है ना ज्यादा है, तो ना तो ये लेगी ना तो ये देगी। ठीक है, नॉर्मली एक्साइटेड। इंडक्शन मोटर, इंडक्शन मोटर सिर्फ लेती है, ये दे नहीं सकती, ये दे नहीं सकती, क्योंकि इसको फ्लक्स बनाने के लिए इसके पास फील्ड वाइंडिंग तो है नहीं। अगर इसके पास बेटा फील्ड वाइंडिंग नहीं है तो इसको रिएक्टिव पावर लेनी पड़ेगी। हीटर, हीटर बेटा ना रिएक्टिव पावर लेता है ना देता है, इट इज अ रेजिस्टिव एलिमेंट, इट इज अ रेजिस्टिव एलिमेंट। ठीक है, ठीक है भाई। अब देखो बेटा, आपका बेसिक स्ट्रॉन्ग करने के लिए ना आज आपको एक कॉन्सेप्ट बताने वाला हूं, आज आपको एक कॉन्सेप्ट बताने वाला हूं आपका बेसिक तगड़ा करने के लिए। तो आर यू गाइज रेडी, आर यू गाइज रेडी टू मेक योर बेसिक वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग? आर यू गाइज रेडी टू मेक योर बेसिक वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग? रिएक्टिव पावर के बारे में, रिएक्टिव पावर के बारे में आपका बेसिक बिल्ड करने वाला हूं। चलो, तो कैपेसिटर की बात करते हैं, कैपेसिटर की बात करते हैं, आगे तक के लिए कंफ्यूजन खत्म कर देंगे। राशिद, यूजी केबल ट्रांसमिशन लाइन की तरह ही तो बिहेव करेगी बेटा, ट्रांसमिशन लाइन की तरह ही बिहेव करेगी, बस इतना होता है उसका कैपेसिटेंस ज्यादा डोमिनेट करता है एज कंपेयर टू ओवरहेड लाइन, उसका कैपेसिटेंस ज्यादा होता है। देखो देखो मेरे भाई, आज ना आपको एक बहुत बेसिक सा ब्यूटीफुल सा कॉन्सेप्ट पढ़ाते हैं जहां से बहुत अच्छी क्लैरिटी आपको मिलने वाली है, गारंटीड। देखो VC, ठीक है। अब बेटा देखो, अगर VC होता है Vm sin ओमेगा टी, ओमेगा सी Vm cos ओमेगा टी, ओमेगा सी Vm cos ओमेगा टी। अब बेटा ये cos ओमेगा टी को कैसे लिख लोगे? इसको लिख लोगे साइन ओमेगा टी प्लस 90, साइन ओमेगा टी प्लस 90। अब बेटा देखो, अगर ये वोल्टेज है जो कि रेफरेंस है, अब करंट 90 डिग्री लीड कर रहा है, करंट 90 डिग्री लीड कर रहा है, तो ये हो गया ना। अब 90 डिग्री लीड कर रहा है और देखो यहां करंट पॉजिटिव में घुस रहा है, I एंटर्स। ध्यान से देखते चलना, बहुत प्यारा कॉन्सेप्ट है, बहुत मजेदार कॉन्सेप्ट है। I एंटर्स पॉजिटिव टर्मिनल, तो हम ये कह सकते हैं कैपेसिटर एब्जॉर्ब्स, क्योंकि जब कभी करंट पॉजिटिव टर्मिनल में घुसता है तो पावर एब्जॉर्ब होती है, लेकिन पावर फैक्टर लीडिंग है, तो कैपेसिटर एब्जॉर्ब्स लीडिंग क्यू, कैपेसिटर एब्जॉर्ब्स लीडिंग रिएक्टिव पावर। अब देखो इसका उल्टा कर देते हैं। अब आप कहोगे सर कैपेसिटर डिस्चार्ज भी तो हो ही सकता है, आपने तो चार्जिंग मन से ले लिया। बिल्कुल सही बात है बेटा, कैपेसिटर डिस्चार्ज भी हो सकता है, मैंने कब बोला नहीं हो सकता? ठीक है, ये आई हो गया। अब की बार डिस्चार्जिंग मान लिया, डिस्चार्जिंग अगर मान लिया बेटा, तो यहां कैपेसिटर डिलीवर्स आ रहा है ना, पॉजिटिव से अगर करंट निकले, पॉजिटिव से निकले तो डिलीवरिंग, लेकिन बेटा जब करंट निकलता है ना तो सी डीवी बाई डी टी नहीं लगता, माइनस सी डीवीसी बाई डी टी लगता है। फिर से आप वीसी वैसा ही ले लो, Vm साइन ओमेगा टी। अगर आपने ऐसा लिया तो आई हो जाएगा माइनस कॉस, माइनस कॉस, माइनस कॉस क्या होगा? ये होगा ना। तो इसका क्या मतलब है बेटा कि अगर आपकी ये वोल्टेज है तो जो आपका करंट है ना वो 90 डिग्री लैग कर रहा है,
तो ये क्या कर रहा है, 90 डिग्री लैग कर रहा है। ठीक है, 90 डिग्री लैग कर रहा है। अब ये पता हमें डिलीवर कर रहा है और हमें यहां से दिख गया लैग कर रहा है, तो कैपेसिटर डिलीवर्स लैगिंग क्यू, कैपेसिटर डिलीवर्स लैगिंग क्यू। अब बेटा जब दोनों स्टेटमेंट कंबाइन कर लें, अगर हम दोनों स्टेटमेंट कंबाइन कर लें तो एक बहुत ब्यूटीफुल अंडरस्टैंडिंग बन जाती है हमारी, एक बहुत बेहतरीन अंडरस्टैंडिंग बन जाती है हमारी कि कैपेसिटर, ध्यान से समझना, लैगिंग क्यू, सॉरी, कैपेसिटर एब्जॉर्ब्स लीडिंग क्यू और कैपेसिटर डिलीवर्स लैगिंग क्यू। अब देखो बेटा, एब्जॉर्ब और डिलीवर में एक माइनस साइन आता है। ठीक है, और लैगिंग और लीडिंग में भी एक माइनस साइन आता है। तो इसीलिए माइनस माइनस हो जाता है प्लस, माइनस माइनस हो जाता है बेटा प्लस। एब्जॉर्ब की जगह डिलीवर करो, लीड की जगह लैग करो, माइनस माइनस हो जाएगा बेटा प्लस, माइनस माइनस हो जाएगा बेटा प्लस। समझ रहे हो? चलो भैया, यहां तक तो बात समझ आ गई, बहुत बढ़िया समझ आ गई सर। बट जनरली देखो ऐसा भी लिख देते हैं, ऐसा भी लिख देते हैं, कैपेसिटर डिलीवर्स क्यू। अगर ओनली क्यू लिखा है ना, अगर सिर्फ क्यू लिखा है तो इसका मतलब लैगिंग क्यू ही होता है। सिर्फ क्यू लिखा है तो उसका मतलब लैगिंग क्यू होता है, लैगिंग क्यू। समझ रहे हो? तो कैपेसिटर रिएक्टिव पावर डिलीवर करता है, या ये कह दो कैपेसिटर लैगिंग पावर डिलीवर करता है, लीडिंग पावर बेटा एब्जॉर्ब करता है। चलो अब एक बार इंडक्टर के लिए भी देख लें। भाई ऐसे हम लोग ये थोड़ी करेंगे, भेदभाव थोड़ी करेंगे, भेदभाव थोड़ी करेंगे। अगर हमें कोई कैपेसिटर के साथ कोई क्रिया करनी है तो इंडक्टर के साथ भी की जाएगी। ऐसा कभी मत करना बेटा, बुरा मान जाता है एलिमेंट। ठीक है, ऐसा मत करना। अब देखो भैया, करंट पॉजिटिव में घुसता हुआ दिखाया है, करंट पॉजिटिव में घुसता हुआ दिखाया है, इसका मतलब है इंडक्टर एब्जॉर्ब्स। और देखो जब करंट पॉजिटिव में एंटर करता है ना, तो रूल ये होता है VL इक्वल टू LdIL बाई dt। अब की बार IL को कुछ मान लेते हैं, Im साइन ओमेगा t, तो VL ये हुआ ना। यानी अगर करंट बेटा रेफरेंस लोगे, अगर बेटा करंट रेफरेंस लोगे तो वोल्टेज इससे 90 डिग्री लीड कर रहा है, या ये कह दो कि करंट 90 डिग्री लैग कर रहा है। वोल्टेज करंट से आगे है या करंट वोल्टेज से पीछे है, बात तो एक ही है। इसीलिए इंडक्टर एब्जॉर्ब्स लैगिंग क्यू, इंडक्टर एब्जॉर्ब्स लैगिंग क्यू। अब सेम चीज अगर इंडक्टर का करंट रिवर्स कर दें, इंडक्टर का अगर बेटा करंट रिवर्स कर दिया जाए, तो ये तो दिख रहा है यहां से कि सर जो साइन कन्वेंशन ले रहे हो ये तो पावर डिलीवर का है, ये तो बेटा पावर डिलीवर का है, तो इंडक्टर डिलीवर्स हो गया। लेकिन यहां पे एक चीज याद रखना, डिलीवरी में माइनस LdI/dt लगता है। तो बेटा अगर I है Im साइन ओमेगा t, तो VL क्या है, माइनस ओमेगा LIm कॉस ओमेगा t, ओमेगा LIm
साइन ओमेगा टी माइनस 90। तो इस बार VL लैग कर रहा है। देखो जरा, अगर बेटा ये IL है तो इस बार VL लैग कर रहा है, या ये कह दो कि करंट लीड कर रहा है, या तो ऐसा कह दो वोल्टेज लैग कर रही है, या ये कह दो बेटा करंट लीड कर रहा है, करंट लीड कर रहा है। अब अगर करंट लीड कर रहा है तो हम यहां पे क्या बोलेंगे, लीडिंग क्यू। तो देखो सेम कहानी इंडक्टर में दोहराई गई, सेम कहानी इंडक्टर में दोहराई गई कि आप ये कह सकते हो इंडक्टर एब्जॉर्ब्स लैगिंग क्यू, या फिर इंडक्टर डिलीवर्स लीडिंग क्यू। ठीक है, वही बात है, एब्जॉर्ब का डिलीवर करोगे तो माइनस आएगा, और लैगिंग का लीडिंग करोगे तो एक और माइनस आएगा, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। एब्जॉर्ब का डिलीवर माइनस, लैगिंग का लीडिंग माइनस, तो माइनस माइनस प्लस, तो बात बराबर ही आएगी। अब इन जनरल हम लोग क्या कह देते हैं, इन जनरल क्या कह देते हैं कि इंडक्टर एब्जॉर्ब्स क्यू। मैंने बताया ना, अगर सिर्फ क्यू लिखा है उसका मतलब है लैगिंग क्यू, उसका मतलब है लैगिंग क्यू। तो जैसे अभी हम लिख भी रहे थे ना टेबल में, सप्लाई क्यू, एब्जॉर्ब क्यू, नाइदर सप्लाई नॉर एब्जॉर्ब, तो सिर्फ क्यू का मतलब लैगिंग क्यू होता है, सिर्फ क्यू का मतलब लैगिंग क्यू होता है। ठीक है, चलो, इज दैट क्लियर? अभिषेक, ये नेटवर्क का साइन कन्वेंशन है बेटा, V इक्वल टू LdI/dt is only applicable when current enters the positive terminal, या I इक्वल टू CdV/dt is only applicable when current enters the positive terminal। बात समझ में आई? बात समझ में आई? ठीक है, तो ये रूल है। तो जब कभी करंट लीव करता है तो एक माइनस साइन आ जाता है, दैट इज द बेसिक कंसेप्ट ऑफ नेटवर्क एनालिसिस। जब आप L और C पढ़ते हो ना तो ये चीजें आपको पता होनी चाहिए। अब आते हैं भैया रिएक्टिव पावर पे। अब मैंने आपको बोला हम वोल्टेज का कंट्रोल रिएक्टिव पावर से करेंगे, वोल्टेज का कंट्रोल बेटा हम रिएक्टिव पावर से करेंगे, मैंने आपको ये बोला। तो देखें कैसे होगा। तो देखो क्या होता है, जैसे मान लो QR लिखा, मैंने आपको ये सारे फॉर्मूले कराए थे ना जब ABCD पैरामीटर कराए थे, और मैंने बोला भी था लॉसलेस लाइन का याद रखना है, ये था देखो। और बेटा एक QS है, ये। अब देखो बेटा, अगर ऊपर वाली इक्वेशन का मैं यूज करूं VR निकालने के लिए, अगर मैं QR का यूज करूं VR निकालने के लिए, तो VR में बन जाएगी क्वाड्रेटिक। क्या बन जाएगी VR में सर? क्वाड्रेटिक। तो बेटा क्वाड्रेटिक सॉल्व करना टफ पड़ेगा, लेकिन अगर नीचे वाली इक्वेशन का यूज करें देन वी कैन इजीली फिगर आउट द वैल्यू ऑफ VR विदाउट सॉल्विंग अ क्वाड्रेटिक। ठीक है, प्रेफर दिस इक्वेशन टू कंप्यूट मॉड VR। ठीक है, टू कंप्यूट मॉड VR। सिंक्रोनस मोटर होता तो डिलीवर लैगिंग क्यू। देव ज्योति, ओवर एक्साइटेड में बेटा ऐसा होता, मोटर होता या जनरेटर, डिलीवर लैगिंग क्यू। ठीक है, अगर ओवर एक्साइटेड है माने मोटर के पास ऑलरेडी बहुत ज्यादा फ्लक्स, बहुत ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड है, तो वो डिलीवर कर देगी, अगर कम है तो एब्जॉर्ब कर लेगी। तो इसमें कंफ्यूज मत हो, अगर सिर्फ क्यू लिखा है माने लैगिंग क्यू है, अगर लीडिंग क्यू होगा तो लीडिंग लिखना पड़ेगा। तो अगर आपको यह पता है सिंक्रोनस मोटर रिएक्टिव पावर डिलीवर करती है, तो आप साथ में ये जोड़ के बोल सकते हो सिंक्रोनस मोटर लैगिंग रिएक्टिव पावर डिलीवर करती है। तो
तो जबरदस्ती कंफ्यूज मत हो जाना, ठीक है। अब देखो, अब हम कहते हैं क्या, एज्यूम लाइन डज नॉट एब्जॉर्ब। देखो ये अप्रोक्सीमेशन है, ये गेट में नहीं चलेगी, ये ईएससी में चलेगी। ये गेट में नहीं चलेगा, डेरिवेशन जो करा रहा हूं बेटा ईएस में चलेगा। तो हमने ये मान लिया कि लाइन कोई रिएक्टिव पावर नहीं ले रही। अगर लाइन ने कोई रिएक्टिव पावर नहीं लिया मेरे भाई, तो क्यू आर इक्वल टू क्यू एस इक्वल टू क्यू लोड। अब देखो एट पी लोड इक्वल टू 0, पी आर इक्वल टू 0 एंड डेल्टा इक्वल टू 0। तो हम ये मान रहे हैं कि रियल पावर क्या है, 0 है, जिसका मतलब है डेल्टा भी क्या है बेटा, 0 है। तो ये सब एजम्पशन चल रही हैं, लेकिन ये बात बहुत अच्छे से याद रखना, दिस इज ओनली फॉर ईएससी। ये गेट में काम नहीं आएगा, गेट में नहीं आएगा। अब मैं क्या कहता हूं, देखो एक्स क्यू एस की जगह क्यू लोड रख दिया, क्यू एस की जगह क्यू लोड रख दिया। अरे मेरे भाई कंफ्यूज क्यों हो रहे हो जनरेटर मोटर में? ओवर एक्साइटेड में दोनों देते हैं, अंडर एक्साइटेड में दोनों लेते हैं। ओवर एक्साइटेड माने ज्यादा है तो दे देगा, अंडर एक्साइटेड माने कम है तो ले लेगा। सिंपल तो है। फिर चाहे मोटर हो या जनरेटर, ज्यादा वाला देगा ही देगा, कम वाला लेगा ही लेगा। अब वी आर क्या हो गया, कितना सिंपल सा तो तरीका बता रहा हूं। ठीक है ना, ये हो गया भाई। अब यहां पे हमें क्या समझ आ रहा है कि वी आर को कंट्रोल करने का तरीका क्या होगा, या तो वीएस को कंट्रोल करो, ये होता है इंटरनल कंट्रोल, जो कि मैंने बोला रिकमेंडेड नहीं है, ठीक है, ये है इंटरनल कंट्रोल। या फिर देखो क्यू को कंट्रोल करो, ये है शंट कॉम्पेंसेशन, रिएक्टिव पावर कॉम्पेंसेशन या शंट कॉम्पेंसेशन। एक्स को कंट्रोल करो बेटा, तो ये है सीरीज कॉम्पेंसेशन, सीरीज कॉम्पेंसेशन, ठीक है। तो बेटा ये तीन तरह के कॉम्पेंसेशन रहेंगे। इंटरनल कंट्रोल पे हम बात नहीं करेंगे, मैं इस चैप्टर के अंदर आपको सिर्फ सीरीज और शंट पे डिस्कशन करूंगा, सिर्फ सीरीज और शंट पे। बात क्लियर हो गई? लेकिन ओनली फॉर ईएससी। ये फॉर्मूला गेट के लिए कैसे न्यूमेरिकल बनाते हैं वो मैं आपको अलग से सिखाऊंगा, बट ये फॉर्मूला कहां लगेगा, सिर्फ ईएससी के अंदर। ये फॉर्मूला सिर्फ कहां लगेगा, ईएससी के अंदर। यहां बहुत सारी अप्रोक्सीमेशन कर दी गई हैं, और बेटा गेट अप्रोक्सीमेशन पे नहीं चलता। गेट किस पे चलता है, गेट किस पे चलता है, गेट चलता है आपका एग्जैक्ट वैल्यूज पे, एग्जैक्ट पे। बिल्कुल विनायक, लैगिंग रिएक्टिव पावर माने पावर फैक्टर लैगिंग होगा, ठीक है, समझ गए? अब देखो ये बेसिक चीजें हैं जो कि वोल्टेज कंट्रोल पढ़ने से पहले आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। इसमें तीन मेन डिवाइसेस आएंगी, शंट कैपेसिटर, शंट इंडक्टर, सीरीज कैपेसिटर, लेकिन वो आगे देखेंगे। इससे पहले मेरे भाई मैं आप लोगों को क्या दिखाने वाला हूं, कुछ रिव्यू क्वेश्चन, चलो देखा जाए। तो इट्स क्विज टाइम। Again, the rules are same. 15 seconds per question, and today we have true and false. ठीक है, ट्रू और फॉल्स में आंसर देना है, बस 15 सेकंड मिलेंगे बेटा। 15 सेकंड में ट्रू फॉल्स बता देना, ठीक है। चलो, फर्स्ट वन, इंडक्टर एब्जॉर्ब्स लीडिंग रिएक्टिव पावर। कम ऑन एवरीबॉडी, कम ऑन मेरे भाई। इंडक्टर एब्जॉर्ब्स लीडिंग रिएक्टिव पावर, क्या होना चाहिए? And the time is up. The answer is false.
इंडक्टर एब्जॉर्ब्स लैगिंग रिएक्टिव पावर, है ना, फॉल्स हो गया। बहुत बढ़िया, अगले पे चल रहे हैं। नेक्स्ट वन, कैपेसिटर एब्जॉर्ब्स लीडिंग रिएक्टिव पावर। भाई कैपेसिटर एब्जॉर्ब्स लीडिंग रिएक्टिव पावर, कम ऑन एवरीवन। कैपेसिटर एब्जॉर्ब्स लीडिंग रिएक्टिव पावर एंड द टाइम इज अप। बिल्कुल ट्रू, दिस इज ट्रू, दिस इज ट्रू। वेरी गुड एवरीबॉडी, वेरी गुड। इससे ये समझ आ रहा है आप लोग समझ रहे हो जो चीजें मैं बता रहा हूं। अगला, इंडक्शन जनरेटर डिलीवर्स रिएक्टिव पावर। कम ऑन एवरीबॉडी, इंडक्शन जनरेटर डिलीवर्स रिएक्टिव पावर। क्या होगा, ट्रू या फॉल्स? दिस विल बी फॉल्स, दिस विल बी फॉल्स। समझ गए, समझ गए? इसका मतलब है सब लोग पढ़ चुके हैं, सब लोग सीख चुके हैं जो रिएक्टिव पावर के बारे में बताया गया है। और अगर इन 3 क्वेश्चन में गलती किए हो तो बेटा ये वीडियो दोबारा देखनी पड़ेगी, तभी समझ आएगा, दोबारा देखनी पड़ेगी तभी समझ आएगा, ठीक है। तो अगर कहीं भी कंफ्यूजन है रिएक्टिव पावर को लेके, क्योंकि ये चैप्टर पूरा रिएक्टिव पावर बेस्ड है, तो जंक्शन पे भी मैंने कवर किया है पूरा रिएक्टिव पावर। इलेक्ट्रिकल जंक्शन पे 3-4 वीडियो की सीरीज है, देख डालो, निपटा डालो, ठीक है, वहां रिएक्टिव पावर कवर्ड है। अब देखो, अगर आपको मेरे और लेक्चर्स देखने हैं तो इस URL पे मिलेंगे। और मैं कल से, जैसा मैंने बताया, 12:30 बजे यूपीपीएससी की प्रैक्टिस कराने वाला हूं स्पेशल में, यूपीपीएससी AE, ठीक है। यहां मिल जाएगा लिंक अपकमिंग स्पेशल क्लास में। इसके अलावा देखो, अनअकैडमी पे आते हो तो आपको 12 मंथ्स का सब्सक्रिप्शन अंकित ESE कोड लगा के पड़ता है 27,225, और 18 मंथ्स 34,650, 24 मंथ 39,600। इसके अलावा मेरे भाई प्लस पे आपको मिलेंगे इंडिया के सभी टॉप एजुकेटर के लाइव क्लास, डेली प्रैक्टिस पेपर, वीकली क्विज, टेस्ट सीरीज, प्रैक्टिस क्वेश्चन, क्वेश्चन बैंक, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, ठीक है, और क्रैश कोर्स, रैंक इंप्रूवमेंट बैच, डाउट सॉल्विंग, सब कुछ मिलेगा आपको प्लस पे। इसके अलावा देखो, अगर आइकॉनिक पे आते हो तो 12 मंथ्स का पड़ेगा अंकित ESE कोड से 45,225, और 2 ईयर का पड़ेगा 66,600। कोड मत भूल जाना, कोड मत भूल जाना, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और बेटा आइकॉनिक में प्लस का तो सब कुछ मिलेगा, साथ साथ मिलेगा एक पर्सनल कोच जो आपको गाइड करेगा, आपके डाउट क्लियर करेगा, आपका टेस्ट एनालिसिस देगा, स्टडी मटेरियल एक्स्ट्रा मिलेगा, और इसके अलावा इंटरव्यू गाइडेंस बहुत जल्द उसमें ऐड होने वाला है। इसके अलावा मेरे भाई मुझे अनअकैडमी ऐप डाउनलोड करके इस लिंक से फॉलो कर लेना, मेरे सारे लाइव क्लास देख पाओगे जब जब मैं अनअकैडमी पे लाइव आने वाला हूं। इसके अलावा ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, यहां लेक्चर के लिंक्स, ठीक है, फाइल्स मिल जाएंगी और सारे लिंक्स मिल जाएंगे। और मेरा पर्सनल टेलीग्राम चैनल बच्चों आपको पता है t.me/GateAIR1, यहां से आप मेरे साथ पर्सनली कनेक्ट हो सकते हो। इसके अलावा अदर चैनल्स देखो, गेट MEPIXE सिविल, तेलुगु, JEE कंप्यूटर साइंस, गेट क्वेश्चन, जंक्शन, पाठशाला एंड GS टर्मिनल। SSC का क्लास इन 2 चैनल्स पे बेटा आपको मिलेगा, GS टर्मिनल पे नॉन टेक्निकल और SSC JEE पे टेक्निकल। इसके अलावा पाठशाला पे मिलेंगे बेहतरीन एनिमेटेड वीडियोस। जंक्शन पे अभी मैं ओपैम्प पढ़ा रहा हूं डेली रात को 8:30 बजे, ठीक है। गेट क्वेश्चन पे आपको मिलेंगे PYQs के सॉल्यूशन। सो थैंक यू एवरीबॉडी, लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर देना, इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, बेल आइकन जरूर दबाना, और अपने सभी दोस्तों से यार वीडियो शेयर कर दिया करो ताकि वो लोग भी इस कंटेंट का फायदा उठा पाए, ठीक है। तो चलिए दोस्त, मिलते हैं कल हमारा क्रैश कोर्स रहेगा, जैसा आप जानते हो, सिंक्रोनस कवर कराऊंगा 4:30 से 6:30 बजे, ठीक है। थैंक यू एवरीबॉडी।